इस वीडियो में हम सॉलिड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स हमने काफ़ी बार पढ़ा रहता है, पर कभी-कभी हमें ध्यान में नहीं आता कि इन प्रिंसिपल्स को हम कहाँ पे और किस तरह से फिट कर सकते हैं अपने कोड बेस में। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि सॉलिड प्रिंसिपल्स हम हमेशा डिज़ाइन पैटर्न से पहले क्यों पढ़ते हैं, राइट? तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन पैटर्न की, राइट? तो सॉलिड प्रिंसिपल्स आपकी एक तरह से गाइडलाइंस रहती हैं जिस हिसाब से आप कोड को मोर मेंटेनेबल या फिर क्लीन तरीके से लिख सकते हो। और जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं, विच इज़ द सोल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स। इसलिए हमें फाउंडेशनल वर्क पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद हमें डिज़ाइन पैटर्न सीखने पड़ते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं और क्लियर है तो इसका मतलब आपकी फाउंडेशन क्लियर है, और उसके बाद आप डिज़ाइन पैटर्न्स पे काम कर सकते हो, और उसके बाद आप खुद के भी डिज़ाइन पैटर्न्स बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डिज़ाइन पैटर्न्स है वही ज़िंदगी भर हमारे रहेंगे, राइट? हर साल कुछ साल बाद हमारे प्रॉब्लम्स के बेस पे डिज़ाइन पैटर्न्स पे इन्वेंट होते हैं, और आप कभी भी डिज़ाइन पैटर्न्स इन्वेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके सॉलिड प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स में सबसे पहले हमारा रहता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि नाम से ही क्लियर है कि क्लास के पास एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज होने का। मतलब कि वो एक ही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्लास को। अगर क्लास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो आगे जाके आपका कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इम्पैक्ट आपको हर जगह आएगा। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सिंपल कहता है कि आपकी चाहे 500 क्लासेस बने, उसको आप इस तरह से बनाओ कि हर क्लास जो है वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मतलब कि क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। तो इसको बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो अगर मैं कोड एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो अगर आप एक क्लास देख रहे हो, राइट, प्रोडक्ट क्लास है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं हमारे। पहली चीज़ है, ये क्लास जो है आपका प्रोडक्ट भी सेव कर रही है, और ये क्लास आपका इनवॉइस भी जनरेट कर रही है, राइट? तो अगर आपने कभी लेगेसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो आपकी तो आपको ऐसी एग्जांपल्स काफ़ी दिखेंगे जिसमें क्लास का नाम कुछ और है, अंदर कुछ और ही काम चल रहा है, राइट? तो वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट क्लास बना सकते हैं, और उसके अंदर, राइट, उसके अंदर हमारा जो क्लास है वो इनवॉइस जनरेटर होगा, और एक हमारा प्रोडक्ट रिपॉजिटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक हमारी जो प्रोडक्ट क्लास है उसमें हमारा नेम और प्राइस ही है, इसमें हम कुछ और नहीं कर रहे। पर हमारी जो प्रोडक्ट रिपॉजिटरी बनेगी, राइट, वो सेव करेगी प्रोडक्ट को डेटाबेस में, राइट, और जो इनवॉइस जनरेटर बनेगा वो हमारा जनरेट करेगा इनवॉइस को। और ये दोनों क्लासेस जो हैं, प्रोडक्ट रिपॉजिटरी और इनवॉइस जनरेटर, प्रोडक्ट क्लास को एज अ इनपुट ले रहे हैं। तो कल को अगर मुझे इनवॉइस जनरेटर में कुछ मेथड ऐड करना है या चेंज करना है, मैं प्रोडक्ट रिपॉजिटरी जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट सेव हो रहा है, राइट, उसको मैं इम्पैक्ट नहीं करूँगा। ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, पर प्रोडक्शन कोड में आपका 1000 लाइन का कोड भी रह सकता है एक क्लास में, राइट? और आपकी 100, 200, 500 क्लासेस रह सकती हैं। तो आप उस वे से सोचिए कि जब आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है, तो उसमें अगर आपको एक भी लाइन चेंज करनी है तो आपको टेस्टिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर मैं पुरानी एग्जांपल लूँ, राइट, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ये मेथड सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट, इंटीग्रेशन या फिर रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इसीलिए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई आप 500 क्लासेस बना लो, पर हर क्लास को छोटा रखो और उसको सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए आप। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल हमारा रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी जितनी भी सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ हैं वो ओपन होनी चाहिए एक्सटेंशन के लिए, और क्लोज्ड होनी चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों? जो कि हमने अभी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में भी देखा कि अगर हम एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करते हैं तो हमें बग्स को प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, और हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका 1000 लाइन का कोड है, राइट, उसमें आप ऐसा बनाइए, इंटरफेसेस यूज़ करिए जिससे आपका जो नई फंक्शनैलिटी है वो ऐड तो हो जाएगी, और उसको आप एक्सटेंड करके ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि सेम कोड में आप ऐड करते रहे, आपकी टेस्टिंग मुश्किल होगी, फिर प्रोडक्शन में आपका कोड फट जाएगा, राइट? तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको शो करूँ,
तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस है, राइट, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं सेंड नोटिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप मेरे पास ईमेल है तो ये लॉजिक चलना चाहिए, अगर एसएमएस है तो ये लॉजिक चलना चाहिए। तो देखने में ये कोड काफ़ी सीधा लग रहा है, राइट, क्योंकि ये टेस्ट कोड है, डमी एग्जांपल है। पर अगर आप देखिए कि अगर आपको कल को नोटिफिकेशन ईमेल या फिर एसएमएस के अलावा नया ऐड करना है, तो आपको सेम मेथड में ऐड करना पड़ेगा और आपको फिर से आपका सारा लाइन ऑफ कोड रिग्रेशन टेस्टिंग उसको फिर से करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मुझे कल को नया नोटिफिकेशन टाइप चाहिए, लेट्स से ओटीपी, राइट, तो टाइप तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, राइट। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, पर प्रोडक्शन कोड में आपका हज़ारों लाइन का कोड हो सकता है। तो एक लाइन ऐड करने के लिए आपको 999 लाइन और टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्टिविटी को लो करेगा पूरी टीम की, राइट, पूरी कंपनी की। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, राइट, रिक्वायरमेंट अचीव हो जाएगा। पर क्या ये कोड मेंटेनेबल है, क्या ये कोड एफिशिएंट वे है? नहीं, राइट। तो अगर ओपन क्लोज प्रिंसिपल हम फॉलो करें तो हमारा कुछ कोड, सेम कोड कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे हम इंटरफेस का यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि ये नोटिफिकेशन इंटरफेस है और इसमें सेंड मेथड है, राइट। और उसके बाद मैंने एक अलग क्लास बनाई ईमेल नोटिफिकेशन की, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी सेम इंटरफेस। उसके बाद मैंने एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास बनाई, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी सेम इंटरफेस। और कल को अगर मेरे पास नई टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आती है, तो मुझे एग्जिस्टिंग कोड को टच भी नहीं करना है, राइट। मुझे ऐसा नहीं है कि इंटरफेस चेंज होगा, ईमेल नोटिफिकेशन क्लास होगी चेंज, एसएमएस नोटिफिकेशन, राइट। तो मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा क्लास ओटीपी नोटिफिकेशन, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी सेम इंटरफेस, राइट। तो इस तरह से मैं अपनी नई नोटिफिकेशन टाइप्स को ऐड करता जाऊंगा, और उस तरह से मेरा जो है कोड वो ओपन है एक्सटेंड होने के लिए, पर क्लोज है मॉडिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से आप रियल टाइम में ओपन क्लोज प्रिंसिपल का यूज़ करते हो। और इस तरह से आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम इंटरफेसिस ही यूज़ किए जाते हैं, और इंटरफेसिस को यूज़ करके हम क्लासेस को एक्सटेंड करते रहते हैं जितनी भी हमें चाहिए फ्यूचर में। उसके बाद थर्ड हमारा रहता है लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल। तो एलएसपी, राइट, तो एलएसपी क्या कहता है कि सब टाइप्स मस्ट बी रिप्लेसेबल फॉर देयर बेस टाइप्स विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि सब क्लासेस का बिहेवियर मैच नहीं करता है पेरेंट क्लास से, राइट। तो इसका मतलब कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सही से काम नहीं करता है, और इनकरेक्ट अजम्पशन होते हैं हमारे। तो इसका एग्जांपल से आपका और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ बिफोर एलएसपी में, राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास एक क्लास है बर्ड क्लास, और उसमें मेरा फ्लाई मेथड है। उसके बाद पेंगुइन जो है वो एक्सटेंड कर रही है बर्ड को, राइट। तो पेंगुइन भी हमारा है बर्ड कैटेगरी में, पर पेंगुइन हमारा फ्लाई नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है कि पेंगुइन तो एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, ये सब क्लास है, पर इसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट या फिर अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि फ्लाई मेथड पेंगुइन के लिए सूटेबल ही नहीं है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग सिनेरियो है, राइट। नॉट फ्लाई करेंगे वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा बिकॉज इट्स अ इनकरेक्ट बिहेवियर। तो ये एक्सेप्शन ऑफ कोर्स आपको शो करने के लिए कर रहा है ताकि आपको इनकरेक्ट बिहेवियर समझ आए। तो आप एक ऐसा सोचो एग्जांपल, आपके कोड में, आपके डोमेन में काफ़ी ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जो आप सब क्लास कर रहे हो, राइट, पर वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फिट में नहीं बैठ रहा, राइट, उसका बिहेवियर उसको फिट नहीं हो रहा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? अगर मैं आपको आफ्टर एलएसपी की एग्जांपल दूं, तो उस केस में हम बोलेंगे ठीक है हमारे पास बर्ड क्लास है, ठीक है, पर हमारे पास एक इंटरफेस है फ्लाईएबल। तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्पैरो क्लास है, नया बर्ड बन रहा है, वो बर्ड तो है, राइट, तो उसको वो एक्सटेंड करेगा। और वो फ्लाईएबल है या नहीं, अगर है तो आप ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लो, अगर नहीं है तो सिर्फ आप ये क्लास को एक्सटेंड कीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, अगर मैं पेंगुइन की क्लास बनाता हूँ, इसमें मैं सिर्फ एक्सटेंड करूंगा बर्ड क्लास को, इसमें मैं इम्प्लीमेंट फ्लाईएबल नहीं करूंगा, राइट। तो ये कोड काफ़ी बेटर है, काफ़ी ये बिल्कुल हमें रीडेबिलिटी दे रहा है, और अप्रोप्रिएट जो होना चाहिए बिहेवियर, राइट, उसको भी ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो ये फोर्स नहीं कर रहा कि पेंगुइन को फ्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमने इंटरफेस फ्लाईएबल कर दिया। जो उनसे बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते वो ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ना करें, जो कर सकते हैं वो ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि इंटरफेस कब बनाएं या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनाएं, राइट।
तो इसका एक फंडा रहता है कि जब भी आपको कोई स्किल मेंशन करना है, राइट, लाइक इंटरफेस फ्लाइएबल, फ्लाइएबल एक स्किल है, राइट, तो बर्ड होना एक स्किल नहीं है, बर्ड में काफ़ी स्किल्स हो सकते हैं, राइट, तो इंटरफेस आप वहाँ पे यूज़ करिए जहाँ पे आपको कोई स्किल नज़र आ रहा है, लाइक इंटरफेस फ्लाइएबल, इंटरफेस स्विमेबल, राइट, तो एक यहाँ पे अगर मैं इंटरफेस स्विमेबल बना दूँ, राइट, तो वो वही क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगी जिनमें वो स्किल होगा। तो अगर हम बर्ड्स की बात करें तो ये इंटरफेस मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि जिनमें ये स्विम करने की स्किल होगी, राइट, तो कल को पेंगुइन अगर फ्लाई नहीं कर सकती, स्विम कर सकती है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं फ्लाईएबल की जगह स्विमेबल कर दूंगा, राइट, तो उससे मेरा काम चल जाएगा और यहाँ पे मैं ओवरराइड कर लूंगा मेथड को। तो इस तरह से मैं इंटरफेस बना रहा हूँ बिकॉज ये स्विम करना स्किल है, फ्लाई करना भी स्किल है, ईट करना उतना स्किल नहीं है, और बर्ड भी हमारा उतना कैटेगरी में आता है, और बर्ड के पास हजारों तरह के स्किल हो सकते हैं जो कि हर एक बर्ड में ना हो। सेम अप्लाइज फॉर अगर मैं ह्यूमन क्लास बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्लास ह्यूमन है, तो यहाँ पे मैं ईट दे सकता हूँ, पर इंटरफेसिस में बना सकता हूँ बेस्ड ऑन ह्यूमंस, राइट, तो इंटरफेस में बना सकता हूँ यहाँ पे अगर कुकेबल, राइट, तो फॉर एग्जांपल ये वो ह्यूमन इंप्लीमेंट करेंगे कि जिनको कुक करना आता है, राइट, ऐसे में बना सकते हैं हम कोडेबल, राइट, तो जस्ट एग्जांपल को या फिर पॉइंट को समझिए कि इंटरफेस आप बनाइए जहाँ पे आप स्किल्स का यूज़ करना चाहते हैं, ताकि क्लासेस को एक अपॉर्चुनिटी मिले और आपको रीडेबिलिटी भी मिले कोड में, और आपका जो कोड है प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाए, इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस का यूज़ टुगेदर करते हैं। ये एक दूसरे के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा कोड काफ़ी अच्छा रॉबस्ट सोल्यूशन हम बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। उसके बाद फोर्थ हमारा रहता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या रहता है कि हमें कभी भी फोर्स नहीं करना क्लाइंट को टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस दे डोंट यूज। अगेन ये प्रिंसिपल भी हमें क्या कहता है कि हमें जो लार्ज आपके इंटरफेसिस हैं, राइट, उसको स्मॉलर स्पेसिफिक वन में लेके आइए ताकि आपका जो कोड है वो ब्लोटेड ना हो। तो ये हमारा कोड स्मेल्स के अंदर आ जाता है कि ब्लोटेड कोड है हमारा, जो कि हम डिज़ाइन पैटर्न्स के बाद पढ़ेंगे, हर तरह के कोड स्मेल। और डिज़ाइन पैटर्न्स और सॉलिड प्रिंसिपल्स का काम क्या रहता है, कोड स्मेल्स को प्रिवेंट करना। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपना कोड कभी भी ब्लोटेड ना बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन बर्डन को रिड्यूस करिए और इंटरफेसेस अपने छोटे रखिए। तो इसकी अगर मैं आपको बिफोर एग्जांपल दूं, राइट, तो ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे अगर मैं बिफोर एग्जांपल लूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक प्रिंटर बना रहा हूँ जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है एक इंटरफेस, और ये इंटरफेस में हमारे तीन तरह के मेथड है कि प्रिंट भी है, स्कैन भी है, फैक्स भी है, राइट। तो कभी कभी क्या है कि आपका बेसिक प्रिंटर है जो वो स्कैन और फैक्स नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट कैपेबल, राइट। तो इस केस में हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई जो भी ये इंटरफेस को यूज़ करेगा उसको तीनों मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, राइट, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो हम इससे अच्छा इससे अच्छा हम इंटरफेसेस को छोटा बना सकते हैं और इसको कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आफ्टर कोड आपको दिखाऊं इसका, तो आफ्टर कोड में अगर आप देखोगे हमारे पास एक इंटरफेस है प्रिंटर, एक इंटरफेस है स्कैनर, राइट। तो हमारे पास दो चीज़ें होगी कि भाई अगर आप स्कैन नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये वाला इंटरफेस यूज़ करिए, अगर आपको स्कैन भी करना है और प्रिंट भी करना है, राइट, तो आप दो इंटरफेसेस को कर लीजिए, क्योंकि हमारा जावा में हम मल्टीपल इंटरफेसिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से जब हम करेंगे तो हम आने वाले टाइम में इसमें इंटरफेस, अगर हम कलर्ड प्रिंटर यहाँ पे डाल दें, कलर्ड प्रिंट, राइट, और यहाँ पे दे दे वॉइड कलर्ड प्रिंट, राइट, कुछ इस तरह से, जस्ट एन एग्जांपल। तो हमारा एक और स्किल हो गया और एक यहाँ पे हमारा और इंटरफेस बन गया। और कल को अगर इस मल्टी फंक्शन प्रिंटर में कलर्ड की भी फंक्शनैलिटी है तो हम यहाँ पे तीसरा इंटरफेस भी कर सकते हैं कलर्ड प्रिंट, और इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कलर्ड प्रिंट मेथड को, राइट, और यहाँ पे हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं कलर्ड प्रिंट, राइट, कुछ इस तरह से। तो अगर आप ये कोड देखोगे और पुराना देखोगे, राइट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एज एन इंजीनियर हम
काफ़ी इसमें कचरा मचा रहे हैं, राइट? तो इसमें हम एक ही चीज़ में सब कुछ लिख रहे हैं, हमें बस अपना कोड को ख़त्म करना है, राइट? कुछ इस तरह से यहाँ पे लग रहा है। हम फ्यूचर का नहीं सोच रहे, रीयूजेबिलिटी नहीं सोच रहे, सॉलिड प्रिंसिपल नहीं सोच रहे। और तो ये स्टैंडर्ड वाइज़ काफ़ी गंदा कोड है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे हम ख्याल रख रहे हैं फ्यूचर का भी, यहाँ पे हम फ़ोर्स नहीं कर रहे क्लासेस को कि आप सारे मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन दीजिए। तो यही हमारा पर्पस रहता है इंटरफ़ेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेरा फेवरेट, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, दे बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। तो लो लेवल मॉड्यूल्स या फिर लो लेवल क्लासेस क्या रहती हैं, जिसमें आप नेटवर्क का काम करते हो, जिसमें आप डेटाबेस कनेक्शन बनाते हो, फाइल हैंडलिंग करते हो। और हाई लेवल क्लासेस क्या रहती हैं, जिसमें आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, राइट? और आप लो लेवल क्लासेस के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, डेटाबेस कनेक्शन खोलते हो, राइट? तो ये क्या, तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो कि हेविली यूज होता है आपका स्प्रिंग बूट में भी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी, और आईओसी कंटेनर, ये सब एक ही अम्ब्रेला में आ जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपके जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं कभी भी लो लेवल मॉड्यूल्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, राइट? हमेशा आप डीकपलिंग करिए दोनों का, जिससे आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल बनेगा और ईजियर टू मेंटेन रहेगा। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो इसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के मेथड रहते हैं। तो यहाँ पे मैं हाई लेवल मॉड्यूल, मतलब कि ये मेरा क्लास है जहाँ पे मैं बिजनेस लॉजिक लिखूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सीक्वल डेटाबेस के साथ टाइटली कपल कर रहा हूँ। कल को क्या होगा, मुझे यहाँ पे अगर माई सीक्वल की जगह पोस्ट ग्रेस यूज़ करना है या फिर काउच बेस यूज़ करना है, तो मुझे हाई लेवल मॉड्यूल के अंदर जाके भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? मुझे इसको हटाना पड़ेगा, जो भी डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग डिज़ाइन। और इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माई सीक्वल डेटाबेस को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ माई सीक्वल डेटाबेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस क्लास का यूज़ करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डेटाबेस के अंदर हमारा जो इंटरफेस है उसके अंदर हमारे मेथड्स रहेंगे, और हम डिफरेंट क्लासेस को बनाएंगे जो ये डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करे। तो कल को हमें कुछ भी चेंज करना है, राइट, तो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल अभी डायरेक्ट सीक्वल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा इंटरफेस पे डिपेंडेंट है। कल को हम इसको माई सीक्वल डेटाबेस भी भेज सकते हैं, हम इसको कोई और डेटाबेस भी भेज सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल यूज हो रहा है, जहाँ पे हमने अलग क्लासेस बनाई हैं डेटाबेस की, जो कि इम्प्लीमेंट करेंगी डेटाबेस इंटरफेस। तो कल को अगर मुझे यहाँ पे क्लास काउच बेस बनाना है, जस्ट एग्जांपल, तो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ डेटाबेस। और इसमें जो हर एक डेटाबेस में हमारा कनेक्ट और सेव यूज़र डेटा रहेगा, राइट? और बाकी करंट ऑपरेशन भी आप लिखोगे। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कनेक्टिंग टू काउच बेस, सेविंग यूज़र टू काउच बेस, राइट? तो नीचे अगर मुझे मेन क्लास में काउच बेस यूज़ करना है तो मैं उसको यूज़ करके उसको पास कर दूंगा यहाँ पे, डेटाबेस को पास कर दूंगा। ये आपने देखा होगा स्प्रिंग बोर्ड में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं, राइट? तो उस तरह से हमारा कनेक्ट और सेव यूज़र चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जहाँ पे हम हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल में डीकपलिंग रखते हैं, ताकि हमारा जो कोड है मेंटेनेबल रहे और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। तो ये थी हमारी 5 सॉलिड प्रिंसिपल। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। हम अगली वीडियो से डिज़ाइन पैटर्न्स शुरू करेंगे, और अगर अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मुझे फीडबैक दे सकते हो।